ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने तन की सुंदरता की बजाय मन की सुंदरता को रुपहले पर्दे पर इस तरह परिभाषित किया कि समाज में एक मिसाल कायम हो गई। महान शोमैन राज कपूर की इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा जगत को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां नग्नता और सुंदरता की परिभाषाओं का अंतर तय हो रहा था। ये फिल्म बेहद लोकप्रिय हुई और इसके गाने तो सुपरहिट रहे। इस फिल्म ने कई अवार्ड भी जीते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में इस फिल्म को कई टॉप की अदाकाराओं ने रिजेक्ट कर दिया था, मना कर दिया था। और क्या आपको मालूम है कि इस फिल्म को दिखाने के लिए निर्माता राज कपूर को देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। और क्या आप सोच सकते हैं कि ये एक ऐसी कहानी थी जिसने फिल्माए जाने के लिए 20 साल तक इंतजार किया। इसे राज कपूर की जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ भी माना जाता है, जिसमें करोड़ों रुपए और यहां तक कि उनका शोमैन कहलाना भी दांव पर लग गया था। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है अफजल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड ही बॉलीवुड। नाइनटीन 1978 में रिलीज हुई सत्यम शिवम सुंदरम एक ऐसी फिल्म थी जिसके बनने की कहानी इतनी अनोखी है कि उस पर भी फिल्म बन सकती है। इस फिल्म ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी थी और इसके गानों ने सक्सेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लेकिन कई किस्से ऐसे होते हैं जो अचरज पैदा करते हैं कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आखिर ये फिल्म बनी कैसे। आइए डालते हैं फिल्म के मेकिंग पर एक नजर। हिंदी सिनेमा के ओरिजिनल शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने 1973 में आई किशोर दिलों की प्रेम कहानी बॉबी की जोरदार सफलता के बाद अपने उस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश की जिसका सपना उन्होंने लगभग 20 साल पहले देखा था। 20 साल पहले। दरअसल 1950 के दशक में राज कपूर साहब एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसका टाइटल था सूरत और सीरत। इस शोमैन की बेटी ऋतु नंदा ने अपनी किताब राज कपूर स्पीक्स में अपने पिता के हवाले से कहा था 50 के दशक में लता मंगेशकर जी के सुबह होने वाले रियाज से उन्हें अलौकिक शांति मिलती थी। बकौल राज कपूर, मैं अपनी आंखें बंद करके एक ट्रांस में चला जाता था। मैं एक साधारण लड़की के बारे में एक सुंदर आवाज के साथ एक फिल्म बनाना चाहता था जिसके प्रति एक युवा सुंदर हीरो आकर्षित होता है। मैंने लता जी को इसमें अभिनय करने के लिए कहा था। वो मान भी गई थी, लेकिन बाद में पीछे हट गई। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज कपूर वास्तव में एक ऐसी कहानी पर फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें इंसान की बाहरी सौंदर्य की बजाय, मतलब ऊपरी सुंदरता की बजाय, आंतरिक सुंदरता को ज्यादा प्रभावी माना गया हो। जिसकी आवाज इतनी सुंदर है, उसका रूप कितना सुंदर होगा। कहते हैं राज कपूर साहब ने अपने असिस्टेंट के साथ इस कहानी को डिस्कस करते हुए यह कह दिया था कि कहानी एक अगली यानी बदसूरत लड़की के खूबसूरत दिल और मधुर आवाज पर आधारित है। जब इस बात का पता चला लता मंगेशकर जी को तो लता दीदी नाराज हो गई और उन्होंने फिल्म में काम करने से साफ मना कर दिया। इस लड़की को देखो, अच्छी तरह से देखो। क्या ये वही लड़की है जो रोज सुबह मंदिर में गाया करती थी? जी हाँ, ये वही लड़की है। रूपा ही तो है। और 2 दशक के बाद 2 डिकेड्स राज कपूर सत्यम शिवम सुंदरम के साथ इस विषय पर लौट आए। शुरुआत में उन्होंने अपनी ही फिल्म बॉबी से फिल्मों में कदम रखने वाली डिंपल कपाड़िया को उनके पति राजेश खन्ना के साथ कास्ट करने के लिए सोचा था।
लेकिन उनके घर वालों ने कहा, भाई जब घर में ही आपके एक स्टार है शशि कपूर, सच एन हैंडसम मैन, तो आपको जरूरत क्या है बाहर से किसी और को हायर करने की, बाहर से किसी और को लेने की। फिर उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए विद्या सिन्हा को अप्रोच किया, जो अपनी फिल्में जैसे रजनीगंधा और छोटी सी बात से चर्चा में आई थी। लेकिन इस अभिनेत्री ने यह हवाला देते हुए कि वो बहुत बिजी हैं, अपनी व्यस्तता के बारे में बताते हुए इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। राज कपूर के ऑपोजिट फिल्म सपनों का सौदागर से हेमा मालिनी को भी बॉलीवुड में उतरने का मौका मिला था। उसी फिल्म में इस अदाकारा को ड्रीम गर्ल का टैग में मिला, जो उनके साथ पूरी उम्र चिपका रहा। सब औरतों को मां समझ लेगा तो ब्याह किससे करेगा। लेकिन उन्होंने भी इस फिल्म से अपना पल्ला झाड़ लिया। कहा तो यहां तक जाता है कि राज कपूर साहब ने हेमा मालिनी को ग्रामीण लड़की का कॉस्ट्यूम देकर स्क्रीन टेस्ट के लिए तैयार होने को कहा था। लेकिन जानते हैं दोस्तों हेमा मालिनी ने क्या किया? हेमा मालिनी ड्रेसिंग रूम से ही छुपके से भाग निकली। बाद में यह ऑफर भारतीय मूल की पॉप और जैज सिंगर आशा पुतली को भी दिया गया, लेकिन उन्होंने भी अपने सिंगिंग करियर पर ज्यादा ध्यान देना बेहतर समझा और इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। फिर राज कपूर साहब ने यह तय किया कि भाई इस फिल्म की हीरोइन की तलाश के लिए एक बड़ा ऑडिशन करवाया जाए। और इसी बीच जीनत अमान को पता चला कि राज कपूर साहब एक हीरोइन की तलाश में हैं जिसे कुरूप दिखने और छोटे कपड़े पहनने से कोई एतराज नहीं है। जीनत अमान भला की खूबसूरत थी, भला की खूबसूरत हैं। तो उन्होंने RK बैनर की कुछ फिल्में देखी और पहुंच गई स्टूडियो। उसके बाद दोस्तों वहां उन्होंने मेकअप रूम से ग्रामीण लड़के का कॉस्ट्यूम लेकर पहना और टिश्यू पेपर से एक गाल पर जले का निशान बनाया। आपने फिल्म में देखा होगा, एक गाल पर जले का निशान है हीरोइन के। गाल पर जले का निशान बनाकर सीधे राज कपूर साहब के चैम्बर का दरवाजा खटखटा दिया। कहते हैं जब राज कपूर साहब अंदर से उन्होंने पूछा कौन है, तो जीनत अमान दरवाजा खोलते हुए उनके सामने आई और कहा, आपकी फ्यूचर हीरोइन। राज कपूर साहब जीनत अमान के गेटअप और मेकअप से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने फौरन फोन करके अपनी पत्नी कृष्णा को बुलवाया, जिन्होंने नई फाइनल हुई हीरोइन को शगुन के तौर पर गोल्ड कॉइन दिया, सोने का सिक्का। राज कपूर साहब ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं जीनत के दृढ़ संकल्प और लगन से बहुत इंप्रेस हुआ था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जीनत अमान अपने तत्कालीन मेहनताने से, यानी उस वक्त उन्हें जो पैसे मिलते थे उससे कम कीमत पर फिल्म में काम करने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन उनके समर्पण में कोई कमी नहीं आई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं कच्ची मिट्टी के जैसी थी और कपूर साहब जैसा कहते थे मैं पूरी तरह से उनका पालन करती थी। उन्होंने बेशुमार बोल्ड सीन किए हैं, आप ये फिल्म देखना। हालांकि फिल्म में जीनत अमान के बोल्ड दृश्यों पर भारी बवाल भी हो गया था, हंगामा हो गया था, लेकिन राज कपूर साहब ने कानूनी दांव पेच के सहारे इस मुसीबत को भी झेल लिया, इससे पार पा लिया। इस बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों इस फिल्म के लिए बाद में विद्या सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने अफसोस जताया था कि उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म को मिस कर दिया। हेमा मालिनी ने भी कहा था कि जीनत अमान ने जितनी अच्छी तरह से इस फिल्म में अभिनय किया उससे अच्छा कोई और नहीं कर पाता। बातें ही तो सुंदर करती हूँ बाबूजी। आप गाती भी बहुत अच्छा है। ये आप पहले भी कह चुके हैं। आप बहुत सुंदर हैं ना। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत। हालांकि दोस्तों राज कपूर साहब को अपनी ऑडिशन की इच्छा को पूरा करने का मौका भी मिला था, हीरोइन के बचपन का किरदार निभाने वाली किशोरी की तलाश में। उन्होंने करीब 100 लड़कियों का ऑडिशन लिया, 100 और आखिर उनकी खोज पूरी हुई पद्मिनी कोल्हापुरी पे आके। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। उन्हें लगा था कि वो जीनत अमान से बहुत मिलती जुलती हैं। बाद में उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी को अपनी 1982 में आई एक फिल्म प्रेम रोग में लीड रोल दिया था। उसमें उन्हीं के सुपुत्र थे ऋषि कपूर, उनके साथ उनको उन्होंने लिया था और बहुत खूबसूरत फिल्म थी। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा।
दोस्तों, जब अभिनेताओं की लागत कम हो गई तो राज कपूर साहब ने फिल्म की शूटिंग पर खर्च करने में जरा भी कंजूसी नहीं की, कोई कमी नहीं बरती। उस जमाने में फिल्म को बनाने में करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 1.5 करोड़ रुपए तब, आप देख लीजिए आज मनी वैल्यू उसकी क्या होगी। उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के लोनी में अपने फार्म हाउस पे फिल्माया था। राज कपूर साहब का मानना था कि प्रवर नदी के निकटता के कारण ये स्थान, ये जगह उनके लिए बहुत लकी है। और यहां आप देखिए, राज कपूर साहब जब फिल्म बनाते थे तो क्या पैशन होता था उनका। उन्होंने उसी जगह पर 6 लाख रुपए खर्च करके वहां एक विशाल मंदिर बनवाया, भव्य मंदिर, जिसमें हीरोइन पूजा करने आती है। आपने फिल्म में देखा होगा। एक पूरा गांव भी वहां बसाया गया। राज कपूर साहब का तर्क था कि अगर रियल लोकेशन पर शूटिंग होती है तो स्थानीय लोग फिल्मी सितारों की तरफ देखने लगते हैं, जो ठीक नहीं लगता। कैमरे पर नजर आते हैं, कई बार पीछे लोग खड़े हुए हैं और कैमरा पर देख रहे हैं। गांव बसा तो उसके निवासी भी बुलाए गए। उस वक्त राज कपूर साहब ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से लगभग सारे एक्स्ट्रा कलाकारों को बसों और ट्रक में भरकर बुलवा लिया। उन्होंने हर एक्स्ट्रा कलाकार को यूनियन रेट पर, यानी चालू मेहनताने का 3 पेमेंट किया। फिल्म की शूटिंग में खर्च इसलिए भी बढ़ रहा था कि राज कपूर ने फिल्म में लाइटिंग और फिल्टर का बहुत कम यूज किया था। जब सूर्यास्त के वक्त शूटिंग होती थी तो वो कभी एक दिन में पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि एक दिन में मुश्किल से 15 मिनट का ही समय मिलता था। वैसे तो फिल्म में कई महंगे सेट लगाए गए थे, लेकिन इसका सबसे मुश्किल और सबसे कॉस्टली दृश्य था बाढ़ को शूट करना। हालांकि 1 साल पहले लोनी में सच में बाढ़ आई थी, वास्तविक बाढ़ आई थी, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि तब जीनत अमेरिका में थी और शशि कपूर भी अवेलेबल नहीं थे शूटिंग के लिए। जब दोनों वापस आए तो राज कपूर साहब ने बड़े पैमाने पर नकली बाढ़ बनाकर शूट किया, तो ऑटोमेटिकली खर्चा बढ़ गया। फिर जब शशि कपूर और जीनत अमान वापस आए तो राज कपूर साहब ने बड़े पैमाने पर नकली बारिश करने वाले उपकरण अरेंज किए, जिसमें 5 पंप शामिल थे। शूटिंग लोकेशन पर पानी नहीं था, इसलिए इसे काफी दूर से लाना पड़ा, जो बेहद ही महंगा सौदा रहा। लेकिन संतोष की बात यह रही कि पर्दे पर यह दृश्य बिल्कुल रियल लगा है, रियलिस्टिक लगा है। सत्यम शिवम सुंदरम 24 मार्च 1978 को होली के त्यौहार से ठीक एक दिन पहले रिलीज हुई थी। और क्या गाने थे इस फिल्म के। फिल्म 6 कैटेगरी में फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुई थी और 2 कैटेगरी में इसे अवार्ड भी मिले। इस फिल्म के जो सिनेमाटोग्राफर थे, कैमरामैन राधु कर्माकर, उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड। इस फिल्म के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उन्होंने क्या खूबसूरत गाने बनाए। अगर आप इसके गाने सुने, यशोमती मैया से बोले नंदलाला और चंचल निर्मल कोमल और बहुत सारे गाने हैं। इसके मधुर गीतों के लिए उस साल के सर्वश्रेष्ठ संगीत का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। लता मंगेशकर को कैसे भूल सकते हैं। हालांकि लता मंगेशकर की प्रभावशाली आवाज में फिल्म के गीतों को काफी सराहा गया, काफी सराहना मिली, लेकिन कम लोग जानते हैं कि रिकॉर्डिंग के टाइम ये सिंगिंग स्टार प्रोड्यूसर से बेहद नाराज थी। जी हाँ, नाराजगी की वजह थोड़ी पर्सनल थी। जी हाँ, वो वजह थी, दरअसल राज कपूर साहब ने लता जी से वादा किया था कि फिल्म का संगीत वो उन्हीं के भाई हृदयनाथ मंगेशकर से बनवाएंगे। और जब ये बात तय हुई थी, उसके बाद लता जी लंबे अपने विदेश दौरे पर चली गई थी और उस दौर में सेल फोन तो होता नहीं था, तो संपर्क हो नहीं पाया। और इस बीच राज कपूर साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को संगीतकार तय कर लिया। लता जी इस बात पर बहुत नाराज हुई और वो इस शर्त पर गाने को राजी हुई कि राज कपूर रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में नजर नहीं आने चाहिए। लेकिन दोस्तों, राज कपूर साहब भी राज कपूर ही थे। हालांकि इस शर्त के बावजूद भी राज कपूर साहब टाइटल सॉन्ग की रिकॉर्डिंग के वक्त वहां पहुंच गए। उन्हें बहुत शौक था म्यूजिक का और वो म्यूजिक रिकॉर्डिंग पर भी रहते थे, बहुत
इन्वॉल्व रहते थे वो अपनी हर फिल्म में। लेकिन लता जी ने एक भी शब्द नहीं कहा। राज कपूर साहब ने अपने सामान्य शरारती स्वभाव में संगीतकार जोड़ी से गीत में और अधिक आलाप जोड़ने का अनुरोध किया तो लता मंगेशकर चुप नहीं रह सकी। तो फिर उन्होंने चुटकी ली कि अगर राज कपूर ने एक और बार कहा आलाप लेने को तो वो पूरे गाने को ना आलाप से ही भर देंगी। अविश्वसनीय रूप से गाना एक टेप में रिकॉर्ड किया गया था। बाद में ये गाना बिना का गीत माला का टॉपर भी रहा था। और यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। राज कपूर की आवाज माने जाने वाले मुकेश जी, आरके बैनर के पुराने गायक मुकेश जी के लिए शुरुआत में इस फिल्म में कोई गाना प्लान नहीं किया गया था। अचानक राज कपूर साहब को इस बात का अंदाजा हुआ तो उन्होंने 2 सीक्वेंस उनके लिए तैयार करवाए स्पेशली। पहले यानी ड्रीम सीक्वेंस का गाना मुकेश जी की मधुर आवाज में रिकॉर्ड हुआ। क्या गाना था? चंचल शीतल निर्मल, जो कि आरके फिल्म के लिए उनका आखिरी गाना था। दरअसल मुकेश साहब को एक कार्यक्रम के सिलसिले में अमेरिका जाना था। यह तय हुआ कि जब वो अपने दौरे से वापस आएंगे तो इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के उसी दौरे में मुकेश जी को हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। बाद में उनके बेटे नितिन मुकेश ने उनकी जगह यह गाना गाया। ये गाना भी लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम का एक गाना यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, आहा, बेहद लोकप्रिय हुआ था ये गाना। ये गाना फिल्म में मन्ना डे साहब और लता मंगेशकर जी ने मिलकर गाया था। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। फिल्म में ये गाना पद्मिनी कोल्हापुरे और जीनत अमान दोनों पर पिक्चराइज किया गया है। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ये पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा एक प्रसिद्ध भजन है जिसे फिल्म में काफी लोकप्रियता मिली और इसे पूजा पाठ में भजन के तौर पर बजाया भी जाता है। लेकिन आप जानकर सरप्राइज होंगे कि यह गाना 30 साल पहले यानी 1948 में रिलीज हुई फिल्म गोपीनाथ के गीत आई गोरी राधिका पर पूरी तरह आधारित था। सुन के बोली जसोदा तब तो घर भूले, मेरो तो लाल हरी कुंवर कन्हैया। जीनत अमान ने इस फिल्म में गीली सी थ्रू साड़ी पहनी हुई थी जिसके अंदर अंग साफ नजर आते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है और इसलिए अंदर के अंग नजर आ रहे थे। फिल्म में कई जगह जीनत अमान और उनकी जो सहेलियां हैं उनके ऐसे कपड़े थे जिन्हें काफी उत्तेजक माना जा रहा था। आप फिल्म देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी राज कपूर साहब ने अपने तर्कों और पहुंच के जरिए फिल्म के लिए यू सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। बहुत मुश्किल होता है, वरना उन्हें ए सर्टिफिकेट मिलता। उस समय इसे लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया, विवाद हो गया था। हिमाचल प्रदेश के एक व्यक्ति ने इस फिल्म को अश्लील बताते हुए कोर्ट में केस कर दिया और जब जज ने निर्माता के अगेंस्ट नोटिस निकाला तो राज कपूर साहब ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। उन्हें झटका तब लगा जब हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। हार कर प्रोड्यूसर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां जाकर फाइनली उनको राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने राज कपूर साहब और सेंसर बोर्ड के फैसले को सही ठहराते हुए यह मामला खारिज कर दिया था। दोस्तों, इस फिल्म को राज कपूर की पहली फिल्म यानी 1948 में ही आई आग का रीमेक भी माना जाता है, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। कम लोगों को यह पता होगा कि राजेंद्र कुमार के पुत्र कुमार गौरव इस फिल्म में सहायक निर्देशक थे। जी हां, असिस्टेंट डायरेक्टर। लेकिन फिल्म के क्रेडिट रोल में उन्हें मनोज कुमार का नाम दिया गया था। इस शूटिंग के दौरान कुमार गौरव और राज कपूर की बेटी रीमा के बीच निकटता काफी बढ़ गई थी और दोनों की सगाई भी हो गई थी। लेकिन बाद में वो सगाई टूट गई। जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी उन दिनों शशि कपूर बहुत ज्यादा व्यस्त थे, बहुत बिजी थे। राज कपूर को डेट्स लेने में उनसे बहुत दिक्कत हो रही थी और शशि कपूर ने उन्हें
अपने सेक्रेटरी से डेट्स के लिए डील करने को कहा। राज कपूर बहुत खफा हुए और तभी से वो अपने सगे भाई शशि कपूर को टैक्सी बुलाने लगे थे। इस फिल्म की शूटिंग राज कपूर के जिस फार्म हाउस में हुई थी, लगभग 15 साल बाद राज कपूर के बेटे राजीव कपूर ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म प्रेम ग्रंथ के लिए भी शम्मी कपूर, ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित के साथ वहीं शूटिंग की। मुझे लगता है वो इसे लकी मानते होंगे, इसलिए वहां शूट किया। दोस्तों, जब राज कपूर साहब ने शशि कपूर को साइन किया था तो राजेश खन्ना के अहंकार को ठेस पहुंची थी, क्योंकि डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना को लेने के पहले वो सोच रहे थे। इज्जत बचाने के लिए राजेश खन्ना ने मीडिया को बताया कि राज कपूर साहब ने ऋषि कपूर के कहने पर उन्हें हटाया है। तो ऋषि कपूर ने जवाब में कहा था कि राज कपूर को कोई नहीं बता सकता कि उन्हें क्या करना है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। जीनत अमान और पद्मिनी कोल्हापुरे सत्यम शिवम सुंदरम से पहले 1974 में देवानंद की एक फिल्म आई थी, इश्क इश्क इश्क। दोनों ने साथ में उसमें काम किया था। उस पहाड़ी के पीछे हमारा होटल है, वहाँ सब लोग आते हैं, तुम भी आना। ठीक है, हम आएंगे। हम तुम्हारे होटल में अपनी दोस्त मीनू से मिलने जरूर आएंगे। हाँ? और फिर 1980 में इंसाफ का तराजू के तौर पर दोनों ने एक साथ तीसरी फिल्म साइन की थी। ये इंसाफ का तराजू वही है जिसमें राज बब्बर साहब थे। हिंदुस्तान की 70 करोड़ जनता आज भी हमें जानती है। अरे भाई ये हम हैं, राज बब्बर हैं। ये वही राज बब्बर के साथ उन्होंने काम किया था। और क्या क्या कर सकती हो? भारती दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो, ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। लेकिन प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। योर कमेंट इज़ ऑलवेज वेलकम एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो दीजिए अपने होस्ट, अपने दोस्त अफजल खान को इजाज़त। मैं फिर मिलूंगा आपसे। आप ख्याल रखें अपना और ऐसे ही देखते रहें बॉलीवुड ही बॉलीवुड। बाय बाय।